ये हम जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी द पुली एंड द ब्रीफकेस प्रॉब्लम। जब भी स्टूडेंट्स को हम पहली बार एक चैप्टर ये जो वर्क बार एनर्जी इसमें हम वर्क टॉपिक पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स को जब पहली बार वो वर्क सुनते हैं तो उनके माइंड में जो जनरली जो पिक्चर क्रिएट होती है वो वर्क जो होता है वो हम जो अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बात कर रहे होते हैं फिजिकल वर्क, उसकी उनके माइंड में इमेज क्रिएट होती है फिजिकल वर्क, जिसको आप मस्कुलर वर्क भी कहते हैं। ठीक है, उनके स्टूडेंट्स के माइंड में पहली बार यही चीज आती है, मस्कुलर वर्क। मतलब जब जैसे मैंने बहुत काम करा और मैं थक गया, ठीक है, आमतौर से कहा जाता है कि भाई आज मैंने बहुत काम किया और मुझे थकान महसूस हो रही है, तो वो मस्कुलर वर्क समझ रहे होते हैं। बट जब हम उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट में तो उनको समझ में आता है कि यहाँ पर भाई बात जो है कुछ और चल रही है, और यहाँ पर बात चल रही होती है हमारी फिजिक्स में जो हमारी बात चलती है, साइंस में वो बात चलती होती है मैकेनिकल वर्क की। राइट, मैकेनिकल वर्क हम सबको पता है कि वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से आता होता है। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो एफ डॉट एस से आ जाएगा, और अगर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस से आएगा। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जा रही है, और एस जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है। यहां तक हमें बात समझ में आती है। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट्स को जब हम पढ़ाते हैं कि भाई देखो ये कुली है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये कुली अगर है और कुली ने ब्रीफकेस उठा करके, यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर कुली एक ब्रीफकेस रखा हुआ है यहाँ पर ग्राउंड पे, ठीक है, अब यहाँ पर ग्राउंड पे एक ब्रीफकेस रखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं ब्रीफकेस का मास जो है वो m है। कुली ने क्या करा, ब्रीफकेस को पकड़ा, ठीक है, और ब्रीफकेस का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ब्रीफकेस पे एक नीचे अर्थ फोर्स लगा रहे हैं mg, और ग्राउंड उस पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर 10 kg का ब्रीफकेस है तो इस पे 10 न्यूटन अप्रोक्सीमेट 100 न्यूटन लग रही होगी अगर हम जी को 10 ले ले तो 100 न्यूटन की फोर्स अगर ग्राउंड पे लग रही है तो कुली को 100 न्यूटन से थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी ऊपर की तरफ। तो मान लेते हैं कि कुली ने जो है हमारी ऊपर की तरफ ब्रीफकेस पे लगा दी, मान लेते हैं 110 न्यूटन, 110 न्यूटन, ठीक है, ऊपर की तरफ। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय कुली। ठीक, और मान लेते हैं ये ग्राउंड से उठा करके इसने अपने ब्रीफकेस को सर पे रख लिया यहाँ पर ऐसे करके। ठीक, फाइनल सिचुएशन हो गई। तो इस ब्रीफकेस को अगर हम नेक्स्ट फिगर में ड्रॉ करके देखें तो अल्टीमेटली इस ब्रीफकेस का डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें, देखिए ये ब्रीफकेस पहले यहाँ पर था, ठीक है, मान लेते हैं कुली की हाइट जो है वो अप्रोक्सीमेटली अगर हम मीटर्स में माने तो 2 मीटर्स मान लेते हैं। ठीक, तो उसने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाई 110 न्यूटन की, ये फोर्स है, और अल्टीमेटली उसने ये ब्रीफकेस अपने सर पे रख लिया ऐसा करके। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ब्रीफकेस का वो भी ऊपर की तरफ हुआ, और डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका यहाँ पर 2 मीटर का। तो अगर हम वर्क डन बाय कुली देखें इस केस में, तो वर्क डन बाय कुली इन लिफ्टिंग, लिफ्ट जब वो कर रहा है तो वर्क का फॉर्मूला होता है, देखो, एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय द कुली जो कि अपर डायरेक्शन में वो 110 है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर जो कि अपर डायरेक्शन में है। तो फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो दोनों वेक्टर्स हमारे सेम डायरेक्शन में है, तो उनके बीच का जो एंगल है वो cos थीटा वो हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा 220 जूल निकल के आ रहा है जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब जब पुली लिफ्ट कर रहा है लोड को तो वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। यहाँ तक तो हमें बच्चों को बात समझ में आ जाती है कि ठीक है सर चलिए पॉजिटिव वर्क। अब एक नेक्स्ट सिचुएशन की, ये केस 1 था हमारा। अब अगर मैं एक नेक्स्ट सिचुएशन की बात करूं कि भाई कुली ने वो लोड अपने सर पे रखा, वो जो ब्रीफकेस था वो अपने सर पे रखा, ठीक है, और अब वो चल पड़ा। ठीक, और वो यहां से मान लेते हैं चल करके प्लेटफॉर्म पे चला, प्लेटफॉर्म के गेट से एंटर हुआ, और वो मान लेते हैं आपका कोच जो है वो बिल्कुल एंड पे है, तो वो बिल्कुल एंड पे चला गया चलते चलते प्लेटफॉर्म के। मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ चल गया, और अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं वो चल गया, मान लो 200 मीटर्स चल गया, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहां से जब वो कुली यहां पहुंचा तो फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या होता है कि भाई नो वर्क इज डन बाय द कुली, ये बता देते हैं बच्चों को, नो वर्क इज डन बाय कुली। कई सारी सिचुएशन है, हम अल्टीमेटली अपने प्रॉब्लम पे भी आएंगे कि भाई वो जब वो ब्रीफकेस पकड़ा रहता है तो उसको थकान महसूस होती है, तो वर्क डन 0 होता है, और काइनेटिक एनर्जी का क्या उससे रिलेशन है। पहले ये सिचुएशन देखते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई नो वर्क इज डन बाय द कुली, ठीक है।
तो फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई वर्क नहीं है, तो मतलब बेसिकली जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क नहीं है। कैसे नहीं है? अगर वर्क नहीं है भाई कुली का, तो वो पैसे किस बात के ले रहा है? अगर वो वर्क नहीं करा उसने, तो वो जो पैसे ले रहा है वो अपने फिजिकल वर्क के ले रहा है, जो उसने जिस्मानी मेहनत करी है, जो उसकी मसल्स ने मेहनत करी। हम फिजिक्स के लैंग्वेज में जो बात कर रहे हैं वो कैसे वर्क नहीं हुआ। देखो, वर्क कौन करेगा? वर्क करेगा कुली। तो फोर्स कौन अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा कुली। किस पे अप्लाई होगी? डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ब्रीफकेस का इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखो, कुली ब्रीफकेस पे कौन सी फोर्स लगा रहा है? जब उसके सर पे ब्रीफकेस रखा हुआ है यहाँ पर, जब उसके हेड पे यहाँ पर ब्रीफकेस रखा हुआ है और ये वह यहाँ पहुंच गया, तो कुली ने जो ब्रीफकेस पे फोर्स लगाई है वो आप देखो, कुली का जो हेड है यहाँ पर वो ब्रीफकेस के साथ कांटेक्ट में, तो यहाँ पर कुली का सर जो है वो ब्रीफकेस पे लगा रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स एन। और ब्रीफकेस का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सीधा सीधा ऐसा हो रहा है। देखो, पहले ब्रीफकेस यहाँ था और यहाँ, तो जब वो ब्रीफकेस यहाँ पहुंचेगा, कुली आगे बढ़ेगा, तो अभी भी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर होगा। जब वो ब्रीफकेस यहाँ पहुंचेगा तो अभी भी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होगा। तो आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो रहा है और फोर्स हमारी पॉजिटिव वाई में लग रही है, तो उन दोनों के बीच का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल आ रहा है वो हमेशा 90 डिग्री निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम cos 90 की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो अल्टीमेटली वर्क कितना निकल के आ जाता है? 0 जूल। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में भाई उसने कोई वर्क नहीं करा। ठीक है, तो वो जो पैसे लेकिन जिस बात के ले रहा है वो फिजिक्स उसको क्या मालूम, वो तो अपने नॉर्मल भाई जो मेहनत मजदूरी जो उसने करी है वो उसके पैसे मांग रहा है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ जाती है, बच्चों को यहाँ तक भी उनको बात समझ में आ जाती है, लेकिन उनको बड़ा अजीब लग रहा होता है पहली पहली बार जब उन्हें ये बात बताते हैं कि 0 वर्क है। अब यहाँ पर एक और अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हम ये कहते हैं कि जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, तो जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाते हैं तो आमतौर से जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो क्या कहता है कि वर्क डन ऑन अ सिस्टम। सबसे पहले बात यह है कि हमें सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है किसी भी मैकेनिक्स के प्रॉब्लम के लिए। वर्क डन ऑन अ सिस्टम बाय इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस, बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस is equal to the change in kinetic energy, is equal to the change in kinetic energy of the system, change in kinetic energy of the system। यहाँ पर जो सिस्टम वर्ड है इसका बहुत अपना सिग्निफिकेंस है। ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो इस सिस्टम के वर्ड की वजह से ही क्रिएट होती है, क्योंकि स्टूडेंट को जल्दी ये सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि भाई सिस्टम आखिर है क्या चीज और इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या चीज है। अगर उनको इतना सा क्लियर हो जाए तो उनको खासी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट में। देखिए, ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने कुली वाले प्रॉब्लम पे आते हैं। आमतौर से हम बोलते हैं कि भाई देखो ये कुली अगर मान लो प्लेटफॉर्म पे, अब जो हमारा सिचुएशन था, जो हमें प्रॉब्लम पूछा गया कि ये कुली अगर मान लेते हैं इस ब्रीफकेस को ऐसे कंटिन्यूअसली होल्ड किया हुआ अपने हाथ में, मान लेते हैं इस ब्रीफकेस का मास है 10 kg, तो अर्थ इस पे नीचे फोर्स लगा रहा होगा, वेट इसका 100 न्यूटन, तो कुली जो फोर्स लगा रहा होगा इसको पकड़े रहने के लिए इक्विलिब्रियम में लगातार आधे घंटे तक मान लीजिए पकड़ा हुआ है, तो ये फोर्स कितनी लगा रही होगी? 100 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली इसको होल्ड किया हुआ है और ये ब्रीफकेस इक्विलिब्रियम में, इसका मोशन नहीं हो रहा है, तो नेट फोर्स इस पे 0 होगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड। नीचे अगर 100 न्यूटन है तो ऊपर भी 100 न्यूटन, तो वो कंटिन्यूअसली, आप क्या हो रहा होगा अब आप देखो, ये फोर्स जो है अगर इसको हम थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो फोर्स ऑन सूटकेस या ब्रीफकेस बाय कुली, कुली कितना फोर्स लगा रहा? कुली लगा रहा है 100 न्यूटन, और ये ब्रीफकेस के हैंडल पे ऊपर की तरफ ऐसे लग रही है, ऐसे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा होगा? देखो, फोर्स ऑन कुली, कुली पे भी एक फोर्स लग रही होगी बाय ब्रीफकेस, जो हाथ में वो पकड़ा हुआ है, हैंडल पकड़ा हुआ है, तो हैंडल को वो खींच रहा है 100 न्यूटन से। तो जो कुली का हाथ है, अगर हम इसको हाथ को, हैंड को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इसको हैंडल नीचे खींच रहा होगा 100 न्यूटन से। फोर्स ऑन कुली बाय ब्रीफकेस इक्वल टू 100 न्यूटन। तो ये कुली के हाथ में एक 100 न्यूटन की फोर्स आ रही है जो कि रिएक्शन है इस वाले फोर्स का। ये अगर एक्शन बोले हम तो कुली के हाथ पे एक फोर्स आ रही है 100 न्यूटन की, जो कि इसके हाथ को कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेन के पोजीशन में ला रही है, मतलब स्ट्रेनस एक्टिविटी वो कर रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसका हाथ कॉन्स्टेंटली एक फोर्स के इफेक्ट में, 100 न्यूटन की फोर्स जिसके उसका हाथ खींचा जा रहा है। अब क्या होता है यहाँ पर इसके बाद कि धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद इस कुली को थकान महसूस होने लगती है। ठीक है, अभी भी अगर मैं बात करूं कि भाई कुली ने कितना वर्क करा हुआ है, तो अभी भी कुली ने जो ब्लॉक पे वर्क करा है सूटकेस पे वो 0 है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रीफकेस का डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। ब्रीफकेस का डिस्प्लेसमेंट इज 0,
तो वर्क डन बाय कुली इज इक्वल टू 0। लेकिन कुली अभी थकने लगा कंटिन्यूअस, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो थक क्यों रहा है? क्योंकि वो स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहा है। मतलब यहाँ पर उसको जो थकान महसूस हो रही है वो उसके मसल्स जो यहाँ पर कंटिन्यूअसली स्ट्रेन में है, क्योंकि वो भारी सूटकेस को पकड़ा हुआ है, उसके वजह से उसे थकान महसूस हो रही है। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई जब कुली कोई वर्क नहीं कर रहा, वर्क डन अगर 0 है तो वो थक क्यों रहा है? तो देखो यहाँ पर दोनों हम जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फिजिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क को मिक्स कर देते हैं। कुली जो थक रहा है वो थक रहा है फिजिकल वर्क की वजह से, मतलब मस्कुलर वर्क, और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क की। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये बात हमें समझनी चाहिए। अब ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि भाई ठीक है, अगर वो थक रहा है, स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहा है, तो उसकी एनर्जी स्पेंड हो रही है। ऑब्वियसली उसके बॉडी में जो भी एनर्जी होगी वो थकान महसूस हो रही होगी उसे। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन जो होना चाहिए वो होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क एनर्जी थ्योरम का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है। अब यहां पर मैं बात करूं कि भाई किसका वर्क डन, तो अगर मैं कहूं वर्क डन बाय कुली, अगर मैं कुली को सिस्टम मानूं, देखो फिर से बात यहां पर आ रही है सिस्टम की। अगर मैं सिस्टम कंसिडर करूं कुली को, कुली अगर मेरा सिस्टम है, तो वर्क डन बाय सिस्टम मतलब वर्क डन बाय कुली इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब कुली। अब वर्क डन बाय कुली कितना है? 0 जूल है, ये हमें मालूम है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना है? वो होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। किसकी? ऑब्वियसली कुली की, क्योंकि सिस्टम यहां पर हमारा क्या है? कुली है। ठीक, शुरुआत में क्या कुली मूव कर रहा था? नहीं, वो तो खड़ा हुआ था आराम से, और बाद में भी मूव नहीं कर रहा था, वो एक जगह पे फिक्स्ड है। तो 0 जूल माइनस 0 जूल, तो अल्टीमेटली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है? 0 जूल है। तो यहां पर ये बात स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगी कि यहां पर कोई मतलब एम्बिग्विटी नहीं है। ऐसा नहीं कि वर्क डन कुछ हुआ और काइनेटिक एनर्जी की कुछ और वैल्यू आ गई, ऐसा नहीं है। जितना वर्क डन हुआ 0, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी 0 ही रहा। ठीक, यहां तक हमें बात समझ में आ रही है कि शुरुआत में भी काइनेटिक एनर्जी 0 थी और बाद में भी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि वो जो एनर्जी स्पेंड कर रहा है वो कहां जा रही है। उसने उसके अंदर बॉडी में जो एनर्जी है वो स्पेंड कर रहा है, तो वो एनर्जी कहां जा रही है? वो एनर्जी जा रही है इस ग्रेविटी की, ये जो 100 न्यूटन की जो फोर्स है, इसको बैलेंस करने में। कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर एक बार बताइए, तो फिर ये एनर्जी जो यूज हुई ये कहां गई? ये एक्चुअल में इस ये जो ग्रेविटी इसको पुल कर रही है 100 न्यूटन को, ब्रीफ केस को, ग्रेविटी की जो फोर्स 100 न्यूटन की, इसको काउंटर बैलेंस करने में वो एनर्जी जा रही है, इसीलिए वो थकान महसूस कर रहा है। जो वेट है 100 न्यूटन का ब्रीफ केस को, उसको किसी ना किसी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ ताकत लगाना पड़ेगी। तो वो एनर्जी यहां स्पेंड हो रही है उस 100 न्यूटन का जो वेट है उसको बैलेंस करने में। ठीक है, लेकिन यहां पर जो हम वर्क एनर्जी थ्योरम में जो एनर्जी की बात करते हैं, यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ना कि किसी भी एनर्जी की। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन है वर्क एनर्जी की वो यही। तो ये स्टूडेंट्स का ये डाउट को ऐसे क्लियर किया जा सकता है सिस्टम को कंसिडर करके और वर्क एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन को समझ करके। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं समझ पाते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस वो हैं जो सिस्टम के अंदर की फोर्सेस होती हैं। जैसे अगर हमने कुली को सिस्टम मान लिया, तो कुली ने जो फोर्स लगाई है ब्रीफ केस पे, वो एक इंटरनल फोर्स है। ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जो कुली पे फोर्स लग रही है, जैसे कि कुली पे कुली का वेट लग रहा होगा, अर्थ उसका वेट लगा रही होगी कुली के ऊपर, वो एक्सटर्नल फोर्स हो गई। या फिर अर्थ जो है कुली के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, क्योंकि कुली जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है वो भी एक्सटर्नल फोर्स है। तो सिस्टम में जब भी हमें पढ़ाएंगे तो हम इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स और सिस्टम के कॉन्सेप्ट को हमें शुरू से ही क्लियर कर देंगे, तो आसानी हो जाएगी स्टूडेंट्स को समझ। थैंक यू।